केंद्र बिंदु में है जम्मू कश्मीर का चुनाव, लेकिन सवाल यह है कि क्या इस बार जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपना सीएम बना पाएगी? चुनाव आयोग की तरफ से साफ कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर 3 फेज में वोटिंग होगी। धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौट कर नहीं आने सकती, हम आने भी। तो हमारा पहला कदम जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का होगा। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और दुनिया भर की निगाहें जम्मू कश्मीर में होने वाले इस चुनाव पर टिकी हुई हैं, क्योंकि आर्टिकल 370 हटने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है। वहां बीजेपी के लिए अपना सीएम बनाना कितना बड़ा चैलेंज है। 26 अक्टूबर 1947 में कश्मीर भारत का हिस्सा बना। 1962 में चुनाव आयोग ने पहली बार विधानसभा चुनाव करवाया। तब लेह लद्दाख भी जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा था। इनमें से 30 सीटें जम्मू की, 43 सीटें कश्मीर की और 2 लेह लद्दाख की थी और 25 पीओके के लिए रिजर्व थी। पिछली बार 2014 चुनाव के वक्त भी 24 सीट पीओके की खाली ही रही। ऐसा क्यों होता है? और अब जब जम्मू कश्मीर के चुनाव होने जा रहे हैं तो इक्वेशन और रिजल्ट क्या होंगे, ये जानने के लिए शुरुआत इतिहास से करनी होगी। भारत आजाद हुआ तो कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक थे। पाकिस्तान का मन था कि कश्मीर उनके पास आ जाए, लेकिन कश्मीर के डोगरा राजा हरि सिंह आजाद रहना चाहते थे, न हिंदुस्तानी न पाकिस्तानी। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। पाकिस्तान ने कब्जे के लिए कश्मीर पर हमला किया। कबायली की शक्ल में फौज आई। डोगरा राजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी। भारत ने शर्त रख दी, पहले मिलो फिर कुछ होगा। खतरा दरवाजे पर था। हरि सिंह ने संधि कर ली। भारत की सेना ने कश्मीर बचा लिया, लेकिन 1949 में युद्ध विराम हो गया। जो जहां काबिज था वहीं रह गया। पाकिस्तान के कब्जे वाली जगह को हम पीओके कहते हैं, लेकिन भारत ने कभी दावा नहीं छोड़ा। विधानसभा में उसके हिस्से की 24 सीट हमेशा खाली छोड़कर रखी गई कि जब पीओके वापस लाएंगे तो उनके प्रतिनिधियों को यहां बैठाएंगे। संसद और देश के चुनाव में बार बार पीओके लेकर रहेंगे के दावे भी आप लोग इसीलिए सुनते रहे। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती। वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहे। कुछ हिस्सा उनके हाथ चला गया, गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके रखा। वो कसक अभी भी हमारे जीवन। देश में संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 370 ने जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया। तब नेहरू सरकार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग मंत्री थे। नेहरू लियाकत समझौते को मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति बताते हुए उन्होंने 1950 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 1951 में नई पार्टी बनाई, जनसंघ। इसे कांग्रेस का राष्ट्रवादी विकल्प बताया गया। पहले दिन से जनसंघ के एजेंडे में जम्मू कश्मीर प्रमुख था। जनसंघ पूर्ण विलय का पक्षधर था। उसे कश्मीर शर्तों के साथ मंजूर नहीं था। 1952 में शेख अब्दुल्ला और नेहरू का समझौता हुआ, जिसमें कश्मीर के संविधान, निशान और प्रधान पर मुहर लगी। मुखर्जी इसके खिलाफ संसद में गरजे, एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, जो अब बीजेपी का नारा भी बना। दूसरी तरफ डॉक्टर मुखर्जी कश्मीर में प्रजा परिषद मूवमेंट के समर्थक थे, जो हिंदुओं का आंदोलन कहा जाता है। इनकी मांग थी भारत में कश्मीर का बिना शर्त पूर्ण विलय। शेख अब्दुल्ला इसके खिलाफ थे। प्रजा मूवमेंट पर पुलिस एक्शन हो रहा था।
1953 में मुखर्जी ने दिल्ली में इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया। बात नहीं बनी तो जम्मू कश्मीर के लिए निकले। उन दिनों कश्मीर में जाने के लिए भारतीयों को परमिट लेना होता था। मुखर्जी इसके भी खिलाफ थे। उन्होंने बिना परमिट प्रवेश किया, पकड़े गए, जेल गए। वहीं 22 जून को उनका निधन हो गया। बीजेपी इसे मुखर्जी का बलिदान कहती है। कश्मीर मुद्दे पर यह बीजेपी का चर्चित नारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, जो कश्मीर हमारा है वो सारे का सारा है। उस समय की सरकारों ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की मौत बीमारी से हुई है। कुछ लोगों ने मुखर्जी की मौत में साजिश का भी दावा किया। सच्चाई क्या है ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन राजनीतिक रूप से एक बात स्पष्ट है कि कश्मीर बीजेपी की राजनीति का प्रमुख चेहरा रहा है और इस बार के चुनाव उस चेहरे की चरम विजय का क्षण है। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जान दे देंगे इसके लिए। 1977 में जनसंघ का जनता पार्टी में विलय हो गया। आरएसएस की सदस्यता छोड़ने के मुद्दे पर जनता पार्टी टूट गई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी अस्तित्व में आ गई। अब आते हैं सीधे 1992 में। आतंकियों की धमकी की परवाह किए बगैर श्रीनगर के लाल चौक पर नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहरा दिया। 26 जनवरी 1992 की वो तारीख थी जब मुरली मनोहर जोशी के साथ नरेंद्र मोदी और बीजेपी नेताओं ने झंडा फहराकर एकता यात्रा का समापन किया। तब राज्यपाल का शासन था। उन्नीस 1996 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ। जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सीटें बढ़कर 8 हो गई, लेकिन कश्मीर में एक भी सीट नहीं मिली। आज तक कश्मीर में बीजेपी का कोई विधायक नहीं चुना गया। इस बार भी चुनाव का ऐलान हो चुका है और बीजेपी का इरादा जम्मू कश्मीर में अपना सीएम बनाने का है। मुझे तो लगता है 370 बाकी देश के लिए तो अच्छी है, परंतु वहाँ के लोकल जो पॉलिटिशियंस हैं जिनका इंटरेस्ट है कि चुनाव 370 पर जीतना है, वहाँ पर उसके ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ है। अब आते हैं केंद्र बिंदु पर। चुनाव पर जम्मू कश्मीर में 90 सीटों के लिए 3 फेज में वोट डाले जाएंगे। पिछली बार 2014 में जम्मू डिवीजन की 37 सीटों में से 68% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2014 में 37 में से 25 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि कश्मीर डिवीजन की 46 सीटों में से बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और पीडीपी ने अकेले दम पर 46 में से 28 सीटें जीती थी। हालांकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ महीनों बाद 2015 में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन 3 साल बाद 2018 में दोनों ने गठबंधन तोड़ लिया और राज्यपाल शासन लागू हो गया। वो महीना था जून का। 1 साल बाद यानी अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के। राज्य का दर्जा खत्म, केंद्र का सीधा शासन आ गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी, लेकिन लद्दाख में नहीं। 370 खत्म होने के 7 महीने बाद केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया, जिसने मई 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और जम्मू कश्मीर में 107 से सीटें बढ़कर हो गई 114। परिसीमन ने कश्मीर का राजनीतिक भार घटाया। हिंदू बहुल जम्मू में 37 से बढ़कर 43 सीटें हो गई, जबकि मुस्लिम बहुल कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 सीटें हो गई हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए
तो जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोट डालेगी, जबकि कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर वोट डालेंगे। ये नहीं लग रहा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रयास में लगी हुई है कि जम्मू की जो 43 सीटें हैं, वहाँ जो पिछली चुनाव में 2014 के चुनाव में 25 सीटें जीती थी, उसे वो बढ़ाए और कश्मीर की कम से कम 6 से 8 विधानसभा सीटें वो जीते। कश्मीर की पार्टियां परिसीमन को बीजेपी की साजिश बता रही हैं, क्योंकि जम्मू की 6 सीटें जिन जिलों में बढ़ी हैं उनमें कठुआ, सांबा और उधमपुर में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। वैसे हकीकत तो ये है कि आखिरी बार जब देश भर में 2008 में परिसीमन हुआ था, तब आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं किया गया और बीजेपी सिर्फ जम्मू डिवीजन की 43 सीटों के बलबूते अपने दम पर बहुमत तो नहीं ही ला सकती है। आर्टिकल 370 हटाने का असर घाटी में दिखने लगा। विरोध करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद कर दिया गया। I will stay inside my house of my own will while my state is being burnt. My son is in jail. ईडी और सीबीआई ने जम्मू कश्मीर में राजनेताओं, नौकरशाहों और व्यापारियों से जुड़े हुए कई हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार के मामलों की जांच शुरू कर दी। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए अलगाववादी नेताओं को आतंकी फंडिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया या फिर उनसे पूछताछ की गई। भारतीय जनता पार्टी का तौर इम्तियाज रहा है जो उन्होंने गुज़िश्ता 5 बरसों के दौरान दफा 370 के खात्मे के बाद तरीक़ाकार अमलाया है, उसमें उन्हें कहीं न कहीं आज कमजोरी पेश आएगी। वादी में उनकी जमात को अभी तक कोई ऐसा मौका फराहम नहीं हुआ कि वो पार्टी को फ्लोरिश कर सके। 2023 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने 370 खत्म करने के हक में फैसला सुनाया और 30 सितंबर 2024 तक चुनाव कराने को कहा। बदले हालात में चुनाव आयोग ने तारीख घोषित की और अब जम्मू कश्मीर को नई सरकार मिलने जा रही है। 370 बड़ा चुनावी मुद्दा है। बीजेपी 370 के बाद हुए विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है। केंद्र सरकार की 58,000 करोड़ की परियोजनाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेल के लिए चिनाब पुल हो या जम्मू श्रीनगर को जोड़ने वाली काजीगुंड बनिहाल सुरंग, केंद्र सरकार के कामों की लिस्ट लंबी है। जम्मू देश का एकमात्र ऐसा शहर है जहां IIT, IIM और एम्स है। कश्मीर एम्स पर काम चल रहा है। विकास के अलावा जम्मू कश्मीर में कानून व्यवस्था की स्थिति भी सुधरी। पत्थरबाजी की घटनाएं खत्म हो चुकी हैं। G20 की हुई एक बैठक में जम्मू कश्मीर की एक नई तस्वीर देखी गई। नतीजा 2023 में ही 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटक पहुंचे। 2024 लोकसभा चुनाव में भी जनता ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 2019 लोकसभा के मुकाबले घाटी में 32% ज्यादा वोटिंग हुई, लेकिन अभी भी हर महीने आतंकी वारदातें हो रही हैं। अगस्त 2019 में धारा 370 हटाए जाने के बाद 5 सालों में करीब 600 आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं। कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास अभी भी अधूरा है। लगभग 75,000 परिवारों में से केवल 1,000 ही वापस घर लौट पाए। सेंटिमेंट अभी भी मुझे लगता है 370 को लेकर के कुछ समय तक रहेगा और उसका फायदा जाहिर सी बात है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को या महबूबा मुफ्ती को भी हो सकता है। बीजेपी विकास की तस्वीर जम्मू से लेकर कश्मीर तक के वोटर्स के मन में बिठाना चाहती है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP जैसी पार्टी 370 को मुद्दा बनाकर चुनाव में उतरी है। बीजेपी ने उन्हीं राम माधव को चुनाव की जिम्मेदारी दी है जिन्होंने घाटी में पहली बार बीजेपी को डिप्टी CM की कुर्सी तक पहुंचाया था। 2014 में PDP के साथ मिलकर सरकार बनवाने में अहम भूमिका निभाने वाले राम माधव संघ से वापस बीजेपी में लौट आए हैं। राम माधव की वापसी से
जाहिर होता है कि बीजेपी इस बार डिप्टी सीएम से सीएम तक की कुर्सी का सफर पूरा करना चाहती है।